Hello everyone, welcome to EduTap and also welcome to the session of the success story series in which we invite toppers and we have an insight that how they cleared examination. And as we know, recently NABARD Grade A 2022 result has been out. That is why we have Mr. Arvind Kumar with us. He has recently cleared NABARD Grade A examination for specialist post for CSIT stream. तो जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए स्पेशली CSIT बिकॉज इसका हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। तो आज खुद टॉपर हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उन्होंने कौन से सोर्सेज प्रेफर करे, उन्हें क्या लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर CSIT स्ट्रीम, और भी बहुत कुछ आज हमको जानने को मिलेगा। तो सर सबसे पहले वेलकम टू एड्यूटैप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द बिग विन एंड क्रैकिंग NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन। Thank you, ma'am. Thank you so much for your guidance and your blessings. And because of that only, I was able to crack this exam. राइट। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप स्टूडेंट्स आपका बैकग्राउंड जानना चाहते होंगे, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा एंड व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि यार नहीं अब तो नाबार्ड ज्वाइन करना है एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो मैम मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो बीटेक की थी मैंने NIT श्रीनगर से। इसमें IT में ही की थी मैंने। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था कि मैं UPSC की तरफ जाऊंगा। UPSC में 3 साल दिए मैंने, बट कुछ हो नहीं रहा था, प्रीलिम्स तक नहीं निकल रहा था। तो मुझे लगा कि अब कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिट हो चुका है और मुझे खुद को रीबिल्ड करना है। तो मैंने अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू किए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि नाबार्ड के लिए ट्राई करो। तो जब मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था इसका, तो मतलब ज़्यादा स्टडी नहीं की थी, यही 3-4 दिन ही स्टडी की थी, तो मेरे से निकल गया था। तो मुझे एक तरह की कंपेटिबिलिटी फील हुई कि हाँ, नाबार्ड अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं निकाल सकता हूँ उसको। तो उसी टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि ये नाबार्ड तो मैं निकाल के ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। राइट। तो सर फिर आपकी ये शायद आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट था व्हेन यू फाइनली क्लियर्ड। यस यस। तो सर अभी थ्रू आउट द जर्नी, अभी आज जो हमारा इंटरव्यू होने वाला है, आप प्लीज आप यू ऑल्सो शेयर कि जो आपके थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट में एज यू सेड कि आपने उतना प्रिपेयर नहीं किया था, बट सेकंड में आपकी क्या लर्निंग रही सेकंड अटेम्प्ट में जिसने आपको हेल्प किया थर्ड के लिए, ये थ्रू आउट द दिस इंटरव्यू प्लीज शेयर दैट विद अस। सर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का फेज 1 के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको एडिशनल ESI ARD करना होता है, क्योंकि वो फेज 2 में नहीं आता। इफ somebody is appearing for a general stream, they know that ESI ARD they play a very important role in phase 2 also, so they dedicate that much time also and it's kind of equal for them to prepare for phase 1 for phase 2। but you go for a specialist stream, phase 2 में आपका अलग डिफरेंट अलग सब्जेक्ट्स है, आपका फेज 1 के लिए अलग है। तो सर फेज 1 में वी हैव 2 सेक्शंस, मेरिट नॉन मेरिट। सर हम सबसे पहले बात करेंगे मेरिट सेक्शन की कि आपने ESI और ARD के लिए आपने क्या सोर्सेज रेफर करे और आपने कितना स्टडी किया कि आपका सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो जाए, या आपका आपने क्या थॉट प्रोसेस थी आपकी। मैम, क्योंकि मैंने UPSC के टाइम पे इकोनॉमी को स्टडी किया था अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ता है एग्रीकल्चर तक। एग्रीकल्चर को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए मैंने एक बुक रेफर की थी, नेमराज सुंडा, ये एग्रीकल्चर की बुक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए थे, सेकंड में भी आए थे। तो थर्ड के लिए भी मैंने यही बुक मोस्टली रेफर की थी। तो ARD तो इसमें हो गया 50%। बाकी जो थी वो गवर्नमेंट स्कीम्स आई और कुछ हम्म। PIB करंट अफेयर्स वगैरह से आ गया। ESI तो टोटली करंट अफेयर बेस्ड होता है, वहाँ पे डेटा चाहिए होता है। तो आपको जितना डेटा मिल सकता है, करंट अफेयर्स मैगजीन्स आप रेफर कर सकते हैं या डेली बेसिस पर आप रेफर कर सकते हैं। तो वो डेटा आपको लर्न करना पड़ता है। अब एकदम से सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है वो। अगर आप लास्ट वीक में तैयारी कर रहे हैं या लास्ट मंथ में तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से नहीं जाता है। तो आपको धीरे धीरे वो डेटा अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना पड़ता है। तो मेरिट सेक्शन के लिए तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी। और GK भी होता है मेरिट सेक्शन में, तो उसके लिए भी एक मैगजीन कर सकते हैं हम रेफर, कोई भी मंथली मैगजीन, या आप डेली बेसिस पे क्विज़ेस भी कर सकते हैं। उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो जाएगा उससे। राइट। सर जैसे करंट अफेयर्स में स्कीम्स का काफ़ी वेटेज होता है, प्लस रिपोर्ट्स का भी होता है, तो सर इसके लिए आपने कुछ अलग अलग सोर्सेज रेफर करे हैं या आपने एक ही मैगजीन में जो मंथली मैगजीन आती है आपने उसी को रीड करके उतना ही आपने कंटेंट करा। मैम, जो जितनी भी स्कीम्स थी उसके लिए मैंने ये विजन की जो आती है मंथली, मंथली नहीं होती है वो, ओवरऑल जो जितनी भी स्कीम्स है 2 पार्ट्स में आती है। तो हम्म। सिर्फ उसी को रेफर किया था मैंने। जो इंपॉर्टेंट स्कीम थी सिर्फ वही स्टडी की थी, ये नहीं कि पेज टू पेज सारा स्टडी किया। जैसे फाइनेंस राइट। मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, रूरल डेवलपमेंट हो गई, ये सब इन पे ज्यादा फोकस किया मैंने, क्योंकि ये डायरेक्टली जो ये इंपॉर्टेंट स्टेक सिलेबस होल्डर्स का है ना पार्ट नाबार्ड है। के।
राइट, हाँ राइट। सो बेसिकली आपने देखा कि आपके सिलेबस के इन लाइन में कौन कौन सी आपकी मिनिस्ट्रीज आती हैं, और आपने सिर्फ उन्हीं मिनिस्ट्रीज का आपने प्रॉपर रिवीजन किया, उनका करंट अफेयर समझा और उन्हीं स्कीम्स को आपने करा। और बाकी सर जैसे छोटे मोटे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपने नॉर्मल जो आप कह रहे थे, आपने मैगजीन आपने उन्हीं को रेफर करा। जी। राइट, तो सर आपका मोटिव इसमें सिर्फ मिनिमम कट ऑफ का, बिकॉज द स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए आपको कम कट ऑफ, आपको आपकी कम कट ऑफ होती है इन कंपैरिजन टू जनरल स्ट्रीम, जनरलिस्ट स्ट्रीम, बिकॉज आपका फेज टू में कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट्स वाई। तो सर आपका बस फिर आपने फिर मॉक टेस्ट क्या आपने ज्यादा दिए जिससे आपका बस ये कि आपका मिनिमम कट ऑफ तक आप बस फेज टू तक आप पहुंच जाए? मैम जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा उसमें सिलेबस डिफरेंट था। जो मेरिट सेक्शन थी वो सारे ही सब्जेक्ट मेरिट ही थे। तो राइट। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, वो मेरिट और नॉन मेरिट डिफरेंट हो गई। तो उसमें मुझे पता नहीं था कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो मैंने उस पर बहुत फोकस किया था, एआरटी पे और ईएसआई पे और जीके पे। मैं कहीं पे भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता था। तो उस पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, पहले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने देखा कि जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं गया, जितने मार्क्स मेरे आए थे उससे काफी लो था कट ऑफ। तो फिर हम्म। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। मैंने कहा एवरेज ही करते हैं, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना है, इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। प्रेडिक्ट किया था मैंने थोड़ा सा, तो वो प्रिडिक्शन सही हुई और फिर उस तरह से मेरा प्रीलिम निकला। राइट। और सर जो नॉन मेरिट सेक्शन है जिसमें हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है, कंप्यूटर साइंस एंड डिसीजन मेकिंग, सर इसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? मैम क्वांट रीजनिंग तो अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो उसका होता ही है स्ट्रॉन्ग। अब हम्म। इसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, डिसीजन मेकिंग। तो हम्म। उसके लिए मैंने 21 पेजेस की जो है, आपकी है शायद, एडिटर की है वो 21 पेजेस की वो डिसीजन मेकिंग पीडीएफ की पे। पीडीएफ है। वो हम्म। मेरे को टेलीग्राम से मिली थी कहीं से। तो मैंने वहां से लेकर उसको ही स्टडी किया, और जो क्वेश्चंस आए थे डिसीजन मेकिंग के वो सारे उसी में से थे almost। राइट। तो वो तो वहीं से हो गया। और क्योंकि मेरी आईटी बैकग्राउंड है, तो हम्म। कंप्यूटर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। राइट, राइट। तो सर फिर आपने फिर फेज वन के लिए आपका मतलब आपने यूजुअली जो मॉक टेस्ट है आपने उनमें ज्यादा आपने जोर दिया, या रिवीजन, मतलब नहीं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि मॉक टेस्ट ज्यादा दो या रिवीजन रिवीजन करते रहिए? मैम, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वो भी एक तरह से रिवीजन है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अपने नेगेटिव आंसर्स को, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है ना कि जब उसको कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। तो हम्म। इस तरह से अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आप ज्यादा सीखते हैं। वो एक तरह से कंसंट्रेटेड रिवीजन होगी। तो मॉक टेस्ट तो मैंने दिए ही थे और साथ में रिवीजन भी की थी। तो दोनों ही किया था मैंने। राइट। सर अभी इस इंटरव्यू को स्टार्ट होने से पहले वी वर डिस्कसिंग कि आप वर्किंग एस्पिरेंट रहे हैं, तो सर जॉब प्लस पढ़ाई, सर ये एक साथ कैसे आपने मैनेज किया? बिकॉज यूजुअली ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनका वर्किंग आवर्स के बाद इतनी थकान होती है। सो हाउ शुड दे बी मोटिवेट देमसेल्व्स कि वो भी अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए आगे आए? मैम, इसमें सबसे पहले तो आपको, जब आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो आपके बॉस होते हैं, उनके साथ आपको एकदम अच्छा लिंक बना के रखना पड़ता है। आपको अच्छे से काम करना है। जब आपका एग्जाम नहीं है अभी क्लियर में, तो आपको अच्छे से काम करना है, अपना पोटेंशियल दिखाना है। इससे क्या होता है कि वो आपको अपने गुड बुक्स में लेते हैं। तो कल को अगर आप उनसे कोई फेवर मांगोगे कि मेरा एग्जाम आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा जो मेरा वर्कलोड है वो थोड़ा लाइट कर दो, तो वो मान जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत काम किया ऑलरेडी। तो ट्रू। इसलिए वो आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि मेरी पोस्टिंग कश्मीर में थी, और वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है कि रजाई से मुंह नहीं निकलता है बाहर, ठीक है ना। उसके लिए फिर मैंने टैब ली थी, क्योंकि मैं रूरल एरिया में सर्व कर रहा हूँ, वहाँ पे लाइट भी नहीं होती है। तो टैब ली थी मैंने, तो मैंने सारा कंटेंट वहीं पे ले रखा था, पीडीएफ थी मोस्टली, और इंटरनेट से जो भी मिलता था, जो सिलेबस के साथ रेलिवेंट था, जहाँ से जो डिमांड ऑफ पेपर है वो पूरी होती थी, वो सब मैंने कलेक्ट किया है सबसे पहले एक फोल्डर में। और उस फोल्डर को फिर एक एक करके पढ़ा। उसमें जो, जैसे एक एक टॉपिक के लिए अगर मैंने 3 पीडीएफ डाउनलोड की हैं, तो फिर मैंने सॉर्ट आउट की कि उसमें तीनों नहीं पढ़ी मैंने सॉर्ट आउट किया कि किस पीडीएफ में कौन सा टॉपिक में बेटर तरीके से मेरे को समझ आएगा। तो ये सब किया मैंने, फिर इसकी वजह से हो पाया। राइट। सो बेस्ट बेस्ट टेक्निक दैट यू फॉलोड कि आपने रिसोर्सेस एक बार कलेक्ट करके रख दिए, और आपने एक ही जी। टॉपिक के लिए आप हर रिसोर्स के पीछे नहीं भागे, यू जस्ट एनालाइज कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ से बेटर हम कवर कर सकते हैं, एंड देन यू वेंट फॉर दैट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स टू नो दैट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टाइम क्रंच। सो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच सर हैज डिस्कस्ड कि आपका जब एग्जाम नहीं है, यू हैव टू शो योर पोटेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग फॉर, बिकॉज दे वुड ऑल्सो नो दैट you are generally you are asset to the
कंपनी, पर हाँ एग्जामिनेशन आ रहा है, सो दे कैन गिव यू सम लेवरेज एंड you should be very particular with the resources that you are following. So this was for phase 1. And sir, as this was your third time, so previously 2 times you had cleared pre, but you could not clear the means. So sir, this time मैम what? I'd Sorry. like to correct. Yes sir. जो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट थे उसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स में रहा हूँ इंटरव्यू में, और All right. सेकंड अटेम्प्ट में 1.7 मार्क्स से रहा हूँ इंटरव्यू में ही। ओके ओके, सो यू हैव बीन टू इंटरव्यू, अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो सर फेज 2 के लिए जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने प्रिपरेशन की थी सर, उस टाइम में सिलेबस वाज कंप्लीट, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड देन इन फेज 2 सडनली यू गेट टू नो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐड हो गया है। तो सर इसको आपने, आपके लिए चेंज कैसा था? पॉजिटिव चेंज था या यू थॉट कि अरे तो बिल्कुल नया पैटर्न है, यू वुड हैव टू स्टार्ट अगेन? मैम क्योंकि मैंने सोच लिया था कि ये तो करना ही है, और जैसे ही ये चेंज हुआ ना तो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऐड हो गया इसमें। तो राइट। ये मेरे इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो है मेरा वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं जो जॉब करता हूँ वहाँ पे लीगल सेक्शन में हूँ मैं, कोर्ट केसेस वगैरह कंप्लेंट्स वगैरह के लिए रिप्लाईज ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो ड्राफ्टिंग का काम मेरा। तो ओके। डिस्क्रिप्टिव जैसे आया मुझे लगा अब तो हो गया बस ऑलमोस्ट। राइट। हाँ राइट। तो सर डिस्क्रिप्टिव फॉर स्टूडेंट्स, आई वुड फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि फेज 2 का पैटर्न एक्चुअली क्या है, सो दैट जो न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको एक आइडिया हो। तो फेज 2 में वी हैव पेपर 1 एंड वी हैव पेपर 2। पेपर 1 इज ऑफ इंग्लिश, जिसमें आपके प्रेसी, ऐसे राइटिंग, ये सब चीजें उसमें आती हैं। एंड इन पेपर 2 वी हैव सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बिकॉज ही हैड अप्लाइड फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो जो उनकी CSIT में थी। सर विल स्टार्ट विद पेपर 1। सर इसमें जैसे बच्चों को फिर भी एक आइडिया होता है कि चलो ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, लेटर क्या होता है, प्रेसी क्या होता है, बट सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नो, जिससे कि वो एक प्रिपरेशन खुद कर पाए कि अच्छा ये टॉपिक इन लाइन में वी शुड प्रैक्टिस। तो सर इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर हम ऐसे की बात करें तो? मैम, अगर आप पिछले 2-3 साल के पेपर्स एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि मोस्टली इकोनॉमी पे बेस्ड होते हैं, और उसमें सोशल इश्यूज आते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, जो जनरल हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं। जैसे कोई एजुकेशन से ऐसे आएगा, हंगर से ऐसे आएगा, मतलब ओके। एसडीजीज के साथ कहीं ना कहीं वो रिलेट करते हैं। तो इस तरह से जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो स्पेशली फोकस थी कि एसडीजीज कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, जो भी एसडीजी है वो मिस नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में को प्रिपेयर किया था। वो कैसे किया था? एग्जामिनर आपको आपके ऐसे को जब इवेलुएट करता है तो जो इंट्रोडक्शन होती है उसमें एक ऐसी हुक होनी चाहिए जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए, और आप वो वहीं से अगर इम्प्रेस हो जाएगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो हम्म। वो हुक मैं क्या करता था, मैं एक अच्छी सी स्टोरी उसमें बनाता था। जैसे इस बार ऐसे आया था क्लाइमेट चेंज, जो इम्पैक्ट होते हैं बायोडाइवर्सिटी वो कैसे होते हैं, हम्म। उसके बारे में बताना था। तो मैंने जो हुक लगाई वो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लगाई कि मैंने बताया कि एक किसान सो रहा है, तो जैसे वो उठता है तो एकदम से बाढ़ आ गई है, उसके कमरे में पानी आ गया है, तो वो भागता है अपने फील्ड्स की तरफ। वो देखता है कि उसकी फसलें बह गई हैं एकदम से, तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो जमीन पे नहीं गिरते, वो एक बाढ़ बहा के ले जाती है। ये मेरी एक हुक थी, वो एग्जामिनर को डेफिनेटली अम्यूज करेगी। उसके बाद मैंने बिल्डअप किया धीरे धीरे कि कैसे कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, हम्म। इवेंट्स आ रहे हैं, ऐसे जैसे हीट वेव्स हो गई, ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। उसके बाद मैंने स्टॉकहोम 50+ कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, एंड यूथ का जो रोल होता है। जैसे ग्रेटा थनबर्ग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को चैलेंज किया है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे हमारे फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो ये सब हम्म। ऐसी चीजें बताई मैंने, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। और इसमें ऑयल स्पिल्स का भी बताया मैंने। तो मतलब हर तरह से इसको टच किया इस टॉपिक को, तो आपको पूरा एकदम फॉर्डर पॉइंट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं धीरे धीरे। तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन के लिए टोटल 100 टॉपिक्स तैयार किए थे। ओके। जो मैंने बताया कि इकोनॉमी के रिलेटेड हो गए या सोशल सोशल हम्म। इश्यूज के रिलेटेड हो गए, तो टोटल 100 टॉपिक तैयार किए थे। और उन 100 टॉपिक्स में मैंने हर एक टॉपिक में 20-20 फोल्डर पॉइंट्स तैयार किए थे। उसमें डेटा भी था, एसडीजीज का भी मेंशन था कहीं ना कहीं, और वे फॉरवर्ड भी था, और हुक भी मैंने तैयार की थी कहीं ना कहीं से। तो ये जो हुक होती है ये आपकी खुद की होती है, इनोवेटिव। जैसे मैं 2014 में कश्मीर में फंस गया था, तो वहां पे मैंने ये सब देखा था, फ्लड्स हम्म। वगैरह। तो ये वहां से हुक मेरे को आई थी वहां पे। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से डालनी पड़ती है। तो ऐसे ऐसे की तैयारी होती है। इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि मैं ड्राफ्टिंग में अच्छा हूँ तो मैं कर लूंगा। इसके लिए हम्म। बहुत तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं 3 बार अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ तो आई थिंक
मेरे ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कम थे, लेकिन फिर भी मैं पहुंचा इसी की वजह से, डिस्क्रिप्टिव की वजह से। तो ये इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। राइट। एंड यूजुअली ऐसा स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उनको एक टॉपिक के बारे में पता होगा, फॉर एग्जांपल दे नो अबाउट क्लाइमेट चेंज, पर अगर उसमें एक वर्ड लिमिट में अगर हमको साइन करना है, अगर कि 300 वर्ड्स में लिखो, या मे बी अगर पेपर टू की बात करें 400 600 वर्ड्स, सो दे डू नॉट नो अंटिल अनलेस दे प्रैक्टिस। तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यू राइटली सेड दैट इवन दो यू न्यू हाउ टू ड्राफ्ट, लेकिन वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं पॉसिबल है। अच्छा सर, आपने अभी एक बात कही कि आपने 100 टॉपिक्स आपने टॉपिक चूज करके रखे थे। तो सर ये 100 टॉपिक्स क्या कहीं पे अवेलेबल थे, या आपने खुद से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम जो आपको टॉपिक्स पता है कि ये बर्निंग टॉपिक्स हैं, आपने उन बेसिस में ये 100 टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे? मैम मैंने तो जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स थे, हम्म। इकोनॉमी के सिर्फ, हम्म। वो मैंने सारे देखे, और उसमें जो भी टॉपिक इस टाइम पे मेरे को दिख रहा था कि ये टॉपिक इस टाइम पे हॉट हो सकता है, उसको मैंने लिखा पहले, सबसे पहले एक पूरी ओके। लिस्ट बनाई 100 टॉपिक्स की। उसके बाद मैंने योजना की मैगजीन्स ली, उसमें मुझे जो गवर्नमेंट क्या सोच रही है इस टाइम पे जो हॉट टॉपिक्स है, उसकी भी लिस्ट बनाई। तो क्योंकि मेरी ये स्ट्रीम थी, आईटी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसके रिलेटेड अगर कोई टॉपिक्स थे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, हम्म। ये भी मैंने उस पर लिखे। क्योंकि अगर हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ना आए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वहां से मैं 2 3 हम्म। फॉर्डर पॉइंट्स उठा के वहां पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक्स याद नहीं आ रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई फॉर्डर पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, तो मैं दूसरे टॉपिक से भी बोरो कर सकता हूँ फॉर्डर पॉइंट्स। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो ये मैंने ट्रू। पहले लिस्ट बनाई थी, उसके बाद मैंने इन पे आगे काम किया। Right, true. So that was your plan for phase for paper one of phase two, and you have beautifully explained कि आपने ऐसे को आप कैसे बहुत कैची बना सकते हैं। बट सर अब बात करें अगर पेपर टू की, विच इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हेयर इन योर केस इट वाज CSIT। तो सर यूजुअली बिकॉज ये एकेडमिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे वी हैव टू डायरेक्टली कट डाउन, हमको जो भी हमारा फॉर्डर जो है वो कम्प्लीटली टू द एकेडमिक पॉइंट का होना चाहिए। तो सर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि स्पेसिफिक अगर हम किसी CSIT स्ट्रीम की बात करें तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन डेप्थ आते हैं या ब्रॉड हॉराइजन के होते हैं। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर CSIT दे वुड वांट टू नो अबाउट दिस। मैम इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको जो सिलेबस होता है उसकी कोर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है ITCS का, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स आप देखेंगे कि इतने रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में। तो वो जो ग्रेजुएशन में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वो होते हैं हमारे कोर टॉपिक्स। उनको आपने सबसे पहले तैयार करना है, और उसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। उसमें जो सरफेस पे जो होते हैं ना टॉपिक्स मेन में, जैसे हम्म। डेटाबेस की बात हम करें, तो नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो हम्म। इस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे इस बार मैंने प्रिडिक्ट किया था तो वो क्वेश्चन आ गया, तो मुझे पता था कि क्या लिखना है वहां पे। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये जो मेन मेन टॉपिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर बार क्वेश्चन आता है। तो अ, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में ही नहीं आते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में नेटवर्किंग में से हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं पूरा पैराग्राफ टाइप का, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया ना, तो आजकल पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ दिया जाता है, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो करने होते हैं। तो TCP IP का जो पैराग्राफ होता है वो लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया था। तो लास्ट टाइम को जब मैंने एनालाइज किया पुराने पेपर्स को, तो मुझे पता था कि इस बार ये आ सकता है मोस्ट लाइकली, तो मैंने उसको सबसे ज्यादा रिवाइज किया। तो जब वो आया तो 5 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ईजी थे। उसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए थे, उसको मैंने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा था अच्छे से, वो भी जब आया तो फिर मैंने छोड़ा नहीं कोई भी क्वेश्चन उसमें से। तो इसी वजह से मेरे काफी अच्छे नंबर आए थे। तो ये सक्सेस उसी की वजह से। राइट। ये चीज़ एक बार बार जो स्टूडेंट्स को समझनी होगी, जो हमें आज जो वैल्यू एडिशन मिल रहा है इस वाले इंटरव्यू से, कि आपको ये ज़रूर देखना है, आपको एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज सर एज एनालाइज प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से उन्होंने देखा क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट आप वो टॉपिक्स ना छोड़ें। यू कैन अज्यूम कि अच्छा लास्ट टाइम नहीं आ गया है तो शायद इस बार ना आए, बट दैट्स जस्ट एन अजम्पशन। जस्ट प्रिपेयर दैट टॉपिक इवन इफ द क्वेश्चन मे नॉट कम फ्रॉम दैट वन, पर आप कहीं ना कहीं उसको आप यूज हमेशा कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सर जैसे CSIT में क्या जो ये एग्जामिनेशन में पेपर टू में सिर्फ थ्योरी बेस्ड आता है, या कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स या डेटा जैसे जो भी CSIT में अवेलेबल होता है, क्या उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं? नहीं मैम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वो बस चेक करते हैं कि आपका सुपरफिशियल नॉलेज कितना है, आप भूल तो नहीं गए हैं वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। तो बहुत ही, हम्म। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन मेन जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया,
तो इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो जो आपको आई थिंक इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, अगर आप कोई बुक नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर इंटरनेट से भी जाते हैं, हम्म। दो तीन वेबसाइट्स हैं जैसे जावा टी पॉइंट हो गई, वहाँ पे भी इनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर आप वो भी पढ़ोगे तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट। एंड द ज्यादा डीप बेस्ट में जाने की जरूरत राइट, एंड द बेस्ट वे इज यू जस्ट स्टडी दैट, और उसके बाद आप आप जल्दी से उसको एक टाइप डाउन कर दीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना उसको रिमेंबर कर पाते हैं, और एक डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। So, sir, these were the techniques that you followed for phase 2. तो sir, now let's come to interview. तो सर आपका इंटरव्यू हाउ वाज इट? डिड यू फील लाइक कि काफी वेलकमिंग थी जो पैनल थी, या फिर बिकॉज इट वाज योर थर्ड अटेम्प्ट सो दे वर ट्राइंग टू ग्रिल यू सो दैट दे कैन चेक योर पेशेंस एंड योर कॉन्फिडेंस? मैम। जो मैं तीनों इंटरव्यूज की बात करता हूँ एक एक करके। सबसे जो पहला इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें थोड़े ग्लिचेस थे, तो मेरे को क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे थे और मैंने कुछ मिस्टेक्स भी की। जैसे कि मैंने एक स्कीम का नाम लिया, उन्होंने बोला कि आपके पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो हमें बताओ कि डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैं उसको बता नहीं पा रहा था कि मतलब स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा था, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को। तो मैं मोस्ट रेलिवेंट चीज़ों को पहले बोलनी होती है, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा था। फिर हम्म। उन्होंने मेरी हेल्प की थोड़ी, कि आपको एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो आप डिवाइस कहाँ से अरेंज करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन क्या कहाँ से अरेंज करेंगे। फिर मुझे समझ आई, मैंने बताया कि डिवाइसेस जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, वो अ, उनको हम दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं डिवाइसेस थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, या फिर हम हमारे पास सेंटर्स हैं, सीएससी सेंटर्स। उसके बाद जो वाईफाई है, वो हम उसके लिए एक नई स्कीम आई है, वानी स्कीम। हम्म। ठीक है। तो मतलब मैंने बोल दिया वानी स्कीम, लेकिन मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता था। फिर अगला क्वेश्चन चेयरमैन का था, चेयरमैन बहुत इंटरेस्टेड हो गए इसमें, उन्होंने बोला बताओ मुझे वानी स्कीम कैसे काम करती है। तो वहां पे मैं स्टक हो गया। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज बोलनी है तो एकदम आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, अपने वर्ड्स को थोड़ा कंट्रोल करो। कई बार हम जल्दी जल्दी में नर्वस होते हैं ना, हम फास्ट बोलते हैं क्योंकि हम हम्म। नर्वस हैं, तो उस फास्ट बोलने के चक्कर में हम ऐसी जैसी वर्ड्स बोल देते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो एक चीज तो ये नहीं करनी है। दूसरी, मैं इतना नर्वस था कि मेरी लेग्स भी शेक कर रही थी, बट थैंक गॉड वो लेग्स दिख नहीं रही थी उनको। और क्योंकि वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के था ना इंटरव्यू, तो वो जी। नहीं दिख रही थी। लेकिन लेकिन नर्वसनेस के वजह से मैं मैडम को सर बोल रहा था और सर को मैडम बोल रहा था, और फिर अपोलोजाइज भी कर रहा था क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था। तो ये सब मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, हम्म। ये नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज, मैं आराम से बैठा था, रिलैक्स करके। आपको सीधा बैठना है ऐसे एकदम, तो ज्यादा हम्म। हिलना नहीं है। तो ये चीज करनी है। और मैंने जो ड्रेसअप किया था, तो मैंने ग्रे कलर का जो कोट पहना था, तो ग्रे कलर थोड़ा डिफरेंट होता है ना। ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिक, तो क्योंकि मैं आईटी से हूँ, तो मैंने सोचा कि लॉजिक उनको दिखाएंगे, तो वो चला नहीं लॉजिक। तो आप सिंपल पहनो, ब्लैक ड्रेस पहनो आप सिंपल, ठीक है, और एक टाई चूज कर लो, और लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहनो। तो ये सब करना, ये मेरी लर्निंग्स थी फर्स्ट इंटरव्यू से। हम्म। सेकंड इंटरव्यू में इन सबको तो मैंने करेक्ट किया ही किया, और इसकी वजह से मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। 43 मार्क्स आए थे मेरे 50 में से, बट क्योंकि मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्टिव था मेरा उसमें कम मार्क्स मार्क्स आए थे, उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। हम्म। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने देखा कि थर्ड इंटरव्यू है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रिल किया, अच्छे से क्वेश्चंस पूछे डिफरेंट टॉपिक से, प्योरली आईटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके। लास्ट टू इंटरव्यूज में आईटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बट इस बार प्योरली आईटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और मैं प्रिपेयर भी नहीं था उसके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि लास्ट 2 इयर्स हम्म। में सिर्फ नॉन आईटी क्वेश्चंस ही पूछे हैं, तो इस बार भी नॉन आईटी पूछेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, ये बुक्स मैंने तैयार की हैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए। मैम ये बुक्स हैं, ओके। आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयार की हैं ये नोट्स। लेकिन इनमें आईटी के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे बिल्डअप करना था। तो ये एक्सपीरियंस इंटरव्यू में नहीं चला, और इसमें हम्म। आईटी के जो क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत, मेरे को ब्रशअप था, तो मैं आंसर नहीं कर पाया कुछ क्वेश्चंस, लेकिन जो जो याद थे वो मैंने किए क्वेश्चंस आंसर। तो बाकी जो पोर्टफोलियो के साथ रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिन पे मैंने काम किया हुआ प्रोजेक्ट्स पे, उनको मैं अच्छे से हैंडल कर पाया था। तो हम्म। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था, क्योंकि जब चेयरमैन ने स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले बताया, स्टार्ट किया कि बताओ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होती है। तो वो मैं आंसर कर पाया। फिर उन्होंने पूछा कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है, वो भी मैं आंसर कर पाया। उन्होंने बोला कौन करता है क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी एश्योरेंस करता है इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस क्यूए इंजीनियर बोलते हैं उसको। तो मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पता था, इसकी वजह से मेरा हम्म। जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लो हो गया। तो उन्होंने थोड़े एनालिसिस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जब मैंने आंसर किया तो उन्होंने बोला कि
आप बताओ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने हम्म। बड़ी मुश्किल से बिल्डअप किया था वो आंसर एट द स्पॉट। तो डिसएडवांटेजेस ढूंढना उसके लिए टाइम चाहिए था, तो इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने अपोलोजाइज किया चेयरमैन सर को, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इससे जब कॉन्फिडेंस जो मेरा हिट हुआ, लेकिन मेरा ये था कि मैंने जो स्टडी की थी ना, जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए, जी। मैंने इन डेप्थ स्टडी की थी। मतलब जो चल रहा है इस टाइम पे करंट अफेयर्स में चल रहा है इन डेप्थ स्टडी। तो जैसे कि अभी फिजिटल मॉडल चल रहा है, तो मैं ये स्टडी एक दिन पढ़ रहा था कि फिजिटल मॉडल में क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो डिजिटली भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह पे डिजिटली पहुंच सकें, क्योंकि कुछ इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं। तो हम्म। वहां पे आपको फिजिकली भी अप्रोच करना पड़ता है। तो ये चीज मैं पढ़ रहा था, फिजिटल मॉडल। फिर उन्होंने मुझे पूछा मैडम ने वहां पे कि एक स्कीम होती है PMAYG, जिसमें मैंने काम किया था। तो आप बताइए कि ये PMAYG स्कीम फिजिकल होती है कि डिजिटल होती है। तो हम्म। मैंने वहां पे फिर वही वर्ड उठाया और वही डाला डिजिटल। वहां पे, मैंने कहा ये फिजिटल होती है। तो मैडम हम्म। बहुत इंप्रेस हुए थे उससे। तो ये होता है कि आपको इनोवेशन दिखानी पड़ती है, आपको लिंक करना पड़ता है एक चीज को दूसरी चीज के साथ। तो फिर उससे उससे बोर हो जाता है इंप्रेस। तो जैसे जैसे आप अपनी इनोवेशन को यूज करोगे, जो आपका कॉन्फिडेंस फर्स्ट स्टेप पे हुआ है, लो हुआ है, वो बाद में आप बिल्ड कर सकते हो बूस्ट अगर हो आप जाता है। चाहोगे। हम्म। बूस्ट हो जाता है। फिर लास्ट में चेयरमैन सर ने क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। फिर मैंने उनको अपनी सबसे इनोवेटिव साइड दिखाई। मैंने उनको मतलब क्योंकि ग्रेड ए का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, तो हम्म। उसमें मैंने उनको दो सॉल्यूशंस बताए। मैंने RBI की और नाबार्ड की वेबसाइट को कंपेयर किया और बताया कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है जो मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज मैंने एक पॉलिसी बताई कि जैसे स्ट्रीट वेंडर्स आ रहे हैं बाहर से हमारे यहाँ पे, तो स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो उनके हम्म। लिए एक स्कीम भी है, स्वनिधि स्कीम, हाँ जी। जिसमें उनको लोन मिलता है। तो अगर हम उनको डेवलप करते हैं FPOs के मॉडल पे, तो उनकी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो ये चीज भी मैंने बताई। तो मतलब मैं अभी से ही पॉलिसी पे काम कर रहा हूँ। ये चीज मैंने उनको बताया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मैंने उनको हम्म। बताया कि दिस इज मी। कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, अगर इफ हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यस, मतलब राइट। मैं कैसे इनोवेटिव हूँ, तो ये चीज मैंने बताई। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चीज मुझे हिंदी में बतानी चाहिए। मेरा टोटल इंटरव्यू चला था इंग्लिश में। तो स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस लो था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन सर थोड़े से डाउट में होंगे। तो हम्म। उस डाउट को खत्म करने के लिए लास्ट में जो मैंने सजेशन दिए वो मैंने परमिशन लेके हिंदी में दिए। और हम्म। और उसमें मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से आ गया था, बूस्ट हो गया था, हम्म। क्योंकि वो मैंने प्रिपेयर किए थे। तो वो मैंने जो पुराना था वो उसको कवर कर लिया लास्ट में। कवर कर तो लिया। शायद इसकी अच्छे मार्क्स आए होंगे इंटरव्यू में भी। Right. And it's very important for the aspirant to understand. See, there's a difference between showing off कि हम क्या है and actually saying how can we an asset to the organization. And if you have that potential और आपको लगता है कि you can actually contribute to the organization, there is no shame to share that. और even if अगर आपका selection नहीं होता है, at least they would understand कि हाँ कुछ improve areas of improvements हैं जो कि हो सकते हैं। एंड एज सर हैज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, अगर आपको शुरू में इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है कोई बात नहीं, यू ऑलवेज, जब तक आपके पास वो जितना भी आपका इंटरव्यू का टाइम है, यू हैव दैट टाइम पीरियड कि आप अपने आप को दोबारा आप उस कॉन्फिडेंस में ला सके जिस कॉन्फिडेंस से आप अंदर गए थे। तो सर व्हाट वाज योर रिएक्शन फाइनली थर्ड टाइम व्हेन यू सॉ योर नेम ऑन द मेरिट लिस्ट कि हाँ चलो अब फाइनली यू हैव योर नेम ऑन इट। मैम मुझे तो पहले तो शॉक लगा कि ये क्या सच में हो गया। बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 बार मैं वेटिंग लिस्ट में रहा हूँ, तो मैंने वो पेन फील किया है। एक साल दोबारा से स्क्रैच से तो नहीं, आप एक्सपीरियंस से ही बिल्डअप करते हैं स्टार्ट। ट्रू। तो लेकिन फिर भी एक होता है कि आपने एक साल प्रिपेयर किया नहीं हुआ, दोबारा से एक साल प्रिपेयर किया नहीं हुआ, दोबारा से किया नहीं हुआ। तो हम्म। जब फाइनली हो जाता है, अभी यकीन नहीं होता आपको कि शायद इस बार भी मैं वेटिंग लिस्ट में ही आऊंगा। तो वो अनबिलीवेबल था। 2-3 दिन लगे मुझे ये अंडरस्टैंड करने में। फिर जब सबने बधाइयां दी, सबका जो नजरिया था वो चेंज हो गया। जो लोग हम्म। बात नहीं करते थे उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, दूर दूर से मैसेजेस आए। तो फिर मुझे बिलीव हुआ कि हाँ सच में हो गया है क्लियर। तो ये सच में कुछ बड़ी चीज है। राइट, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती एंड यू आर द लाइव एग्जांपल ऑफ दैट। इट मेक्स टेक सम टाइम बट नेवर लूज होप। आपने खुद हर बार आपने नहीं, आपने एज यू सेड अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आप आगे बढ़े उसका एंड यू फाइनली गॉट द रिजल्ट। सो सर विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ द सेशन ऑफ टुडेज इंटरव्यू। सर एट द एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग टू द एस्पिरेंट्स जो नाबार्ड ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर CSIT स्ट्रीम। हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो ये जो प्रिपरेशन होती है इसमें गारंटी नहीं होती है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा या किस अटेम्प्ट में होगा। तो एक बहुत ही टायरिंग जर्नी होती है।
और अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि सिंगल माइंडेड फोकस करो। आप बाकी एग्जाम भी दो, लेकिन प्रिपरेशन आप इसकी करो। जब ये एग्जाम पास आ रहा है तो सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करो, एटलीस्ट एक 1 या 2 मंथ पहले। तो सिंगल माइंडेड फोकस पे। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर सकता है आपकी, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इतनी एनर्जी हमारे पास ऐसे होती नहीं है, तो आपको कोई ना कोई, जैसे मैंने बोला कि ऐसे में एक हुक होती है, तो ऐसे ही लाइफ में भी एक हुक होती है। जैसे मैं, हमारे पास यहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ जाता था, तो उनसे मन्नत मांगता था कि मेरे से नहीं होगा, आप ही मेरे को करवा दो बस ये किसी तरीके से। तो ये सब आपको करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है आपके पास हिम्मत आ जाती है करने की। तो कई लोग लाइब्रेरी में जा सकते हैं, कोई पार्क में जा सकते हैं, कोई शिमला में टूर करने जा सकते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन भी मैं बीच में करता था, कभी-कभी इतना स्ट्रेस हो जाता था कि लगता था कि बस बंद कर दो प्रिपरेशन, अब नहीं होगा, बस यही है, अब ये जो जॉब मिली है यही करो। तो लेकिन फिर मैंने मेडिटेशन किया, तो मेरे को 15-20 मिनट के बाद फील होता था कि यार मैं तो नॉर्मल हो गया, मैं क्या सोच रहा था 10 मिनट पहले। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं, और कभी भी हार नहीं माननी है। आपको करते रहना है, ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। और एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर कहते हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। जी, एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ यू शेयर्ड योर वल्नरेबिलिटी एज वेल, कि हाँ प्रिपरेशन के टाइम में ऐसी सिचुएशन होंगी, सो वट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, इफ यू वांट टू गो टू अ टेम्पल, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, आपको घूमने जाना है आप घूमने जाओ, मेडिटेट करो, लेकिन come back to where you left and start again. And that's really beautiful, and you got the result out of it. So that's great, and thank you, sir, for joining with us and sharing your views. And I am definitely sure aspirants, they are going to get help with it. And all the very best for your future. Thank you, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू।